आज के हमारे वीडियो में हम लोग 3-4 लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली क्या है, बेसिक चीज़ें होती हैं कि जैसे गैप अप क्यों हो जाता है, गैप डाउन क्यों हो जाता है, एवरेज क्लोजिंग क्या होती है कि मतलब मार्केट कैसे एवरेज में सेटल हो जाता है, और इंडिया विक्स क्या होता है। तो ये 3-4 चीज़ें अभी हम आज के वीडियो में समझेंगे। काफ़ी लोगों को ये सब पहले से पता होता है, बट काफ़ी लोग नए होते हैं, राइट? तो उनको नहीं पता होता है। तो मेरे को आए दिन ये क्वेश्चन आता है क्योंकि मार्केट में नए लोग रोज आ रहे हैं। तो आए दिन क्वेश्चन आता है, मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूं सो दैट काफ़ी लोगों को आइडिया लग जाए, एंड जो लोग जानते हैं वो भी एक बार सुन लें कि हो सकता है कि अगर थोड़ा सा उनका नॉलेज में कुछ एडिशन हो जाए, या फिर उनको कहीं लगे कि हाँ चलो ठीक है, नॉलेज जो शेयर्ड है वो सही शेयर्ड है, तो आपको कहीं शेयर करना हो तो आप कर सकते हो। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक, गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। देखिए, मार्केट में गैप अप या गैप डाउन दो तीन फैक्टर्स से होते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये रहता है कि कितने बाई और सेल ऑर्डर्स मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक जो प्री ओपन सेशन है उसमें होता है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आज मार्केट हमारा क्लोज हुआ एक लेवल पे 19,700, मार्केट मान लीजिए क्लोज हो गया। अब जब रात में ग्लोबल मार्केट चालू है, तो ग्लोबल मार्केट हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। मान लीजिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव को देख के काफी लोगों को लगेगा कि भाई कल सुबह अपना जो भी है बेच देते हैं। क्या ही मतलब है, वापस नीचे गिरेगा तो फिर खरीद लेंगे। तो मान लीजिए एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, मारुति का। सो मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर है मारुति के। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बेच ही देते हैं यार, क्या करेंगे, नीचे गिरेगा, सस्ता होगा तो और ले लेंगे। तो मैंने 100 शेयर मारुति के बेच दिए। अब जो मुझे दिख रहा है कि रात में ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं, इसलिए मैं सुबह बेच रहा हूं। सिमिलरली काफी लोगों को यह दिख रहा होगा कि भाई ग्लोबल मार्केट्स गिरा है, एसआईपी का सही टाइम यही है, तो अभी खरीद लेते हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, जो बायर्स हैं वो अपना बायर का ऑर्डर लगाएंगे, जो जो सेलर है वो सेलर का ऑर्डर लगाएगा। दोनों का प्राइस मैचिंग होगा 9 बजे से लेके 9:07 तक। ठीक है। उसमें प्राइस मान लीजिए 10,500 चल रहा है मारुति का। मैंने 100 शेयर बेचने में लगाया कि भाई 10,450 तक भी बिके तो मैं बेच दूंगा। और जो खरीदने वाला है वो सोच रहा है कि मेरे को 10,460 तक मिल जाए तो मेरे को चलेगा। ठीक है। तो अब वहां पे मान लीजिए एवरेज दोनों का बैठा कि दोनों का जो क्वांटिटी मैच होना था वो हो गया 10,455 पे, 10,455 में मैच कर गया। तो अब जो मार्केट ओपन होगा वो 10,445 का प्राइस लेगा उस पर्टिकुलर शेयर के लिए। इसी तरह सारे शेयर्स हैं, इसी तरह इंडेक्स है, राइट? तो इंडेक्स में जैसे 50 शेयर है, 50 शेयर का पूरा कैलकुलेशन होगा। अब उसमें होता क्या है कि इंडेक्स में ईटीएफ में भी सेलिंग होती है, ईटीएफ में भी बाइंग होती है, इंडेक्स में सारे शेयर्स में भी बाइंग सेलिंग होगी। तो ये जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसके बेसिस पे सुबह ये होता है। इसमें सबसे मेजर रोल ये होता है कि जो आप एस आई पी आपकी जो हिट होती है, तो बहुत सारे एस आई पी कंपनी ऐसे हैं जिनका सिंपल लॉजिक है। अगर आपने 11 बजे के पहले, हर का अलग अलग कट ऑफ टाइम है, बट मैं एग्जांपल के लिए 11 बजे पकड़ता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने 11 बजे के पहले आपने बैंक से पैसा इनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो सेम डे लगा देंगे। बट उसके बाद 11 बजे दोपहर से लेके रात का 11 बजे 12 बजे तक भी, या फिर आज सुबह भी 11 बजे तक आपने पैसा लगाया है, तो वो अब नेक्स्ट डे प्लेस करेंगे। तो जो पूरे दिन प्रीवियस डे पैसा आया है वो ये कोशिश करते हैं कि 9 बजे के आसपास अपना ऑर्डर लगा दें। तो उस हिसाब से इनकी बाइंग हो जाती है। तो बेसिकली ये जो बाइंग और सेलिंग में मैचिंग होती है, ये बाइंग और सेलिंग मैच होगी, उसी प्राइस पे आपका ओपनिंग प्राइस टिक क्रिएट होगा। अब इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्लोबल मार्केट के कारण गैप अप गैप डाउन पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बार नहीं भी पड़ता है। उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने सोचा कि 100 शेयर मेरे पास मारुति के मैं बेच देता हूँ 10,500 में, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो क्या ही है, मारुति तो और ऊपर जा सकता है। तो मान लीजिए जैसे पहले था कि हो सकता है 50-60 शेयर खरीदने वाले लोग हों, अब कोई हो सकता है 150 शेयर खरीदने वाले लोग हैं। तो वो रेडी है कि भाई 10,500 छोड़ो, मेरे को तो और ऊपर मिलेगा तो भी मैं ले लूंगा। तो ज्यादा ऊपर होगा तो वो फिर क्या गैप अप हो जाता है मार्केट, मतलब वो स्टॉक का प्राइस गैप अप होगा, सिमिलरली सारे स्टॉक्स के प्राइस गैप अप होंगे, और ये सारा गैप अप के बाद मार्केट गैप अप हो जाएगा। तो गैप अप और गैप डाउन इस हिसाब से कैलकुलेट होता है कि कितने बाई और सेल ऑर्डर सुबह में 9 बजे से 9-7 के बीच में लगे, और वो ऑर्डर मैच हुए, जिस प्राइस पे मैच हुए वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर है या नीचे है, उस बेसिस पे उस शेयर का एवरेज निकलेगा। एंड जैसे निफ्टी में 50 शेयर हैं तो 50 का एवरेज निकलेगा। सेंसेक्स में जैसे
30 है तो 30 का एवरेज निकलेगा। बैंक निफ्टी में जिस तरह से स्टॉक्स है तो वो बैंक निफ्टी का एवरेज निकलेगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो गैप अप और गैप डाउन का कहानी ये हो गया। अब आते हैं एवरेज क्लोजिंग पे। ठीक है, एवरेज क्लोजिंग का कंसेप्ट क्या है कि देखिए, जब मार्केट 3 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है, तो लास्ट आधे घंटे में ट्रेड्स होने हैं। सबको ये पता है कि लास्ट में जब मार्केट को बंद करना है तो जिसने भी मान लीजिए सोचा था कि सिर्फ आज का ही पोजीशन है, वो तो स्क्वायर ऑफ करेगा अपने पोजीशंस को, राइट। तो होता क्या है कि अब वो स्क्वायर ऑफ करने के कारण प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे। तो इसीलिए एनएससी ने रूल बना दिया है कि लास्ट 30 मिनट्स में जो भी प्राइस ट्रेड होगा उसका एवरेज हम 330 पे सेटल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका जनरली लॉजिक ये समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं करता है तो 3 बजे का जो कैंडल है उसका हाई पकड़ लीजिए एंड 325 का लो पकड़ लीजिए। उसका एवरेज जो रहता है उसके आसपास आपकी एवरेज क्लोजिंग आ जाती है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट जनरली जो 3 बजे की कैंडल है उसका हाई या लो पकड़ लीजिए एंड मतलब मार्केट मान लीजिए नीचे गिरा है तो 3 बजे का हाई पकड़ लीजिए एंड 3:25 का लो पकड़ लीजिए। एंड अगर मार्केट ऊपर गया है तो 3 बजे का लो पकड़ लीजिए एंड 3:25 का हाई पकड़ लीजिए। उसके बीच में जो लेवल रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। वो जो गैप हुआ उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू निकल जाएगा आपका। ये सिंपलेस्ट मेथड है, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट पूरे 30 मिनट साइडवेज ही रह गया। तो साइडवेज के हिसाब से भी वही है कि आपका ऊपर नीचे का एवरेज कैंडल का पैक पकड़ के ये लोग एवरेज निकाल देंगे। तो लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज ट्रेडेड का प्राइस निकलता है, उसी को हम अपने एवरेज क्लोजिंग बोलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मान लीजिए मार्केट का क्लोज हुआ 19700 पे और एवरेज क्लोजिंग आ गई 19680 की। तो अब क्या होगा, मार्केट में एवरेज क्लोजिंग 20 पॉइंट नीचे की आ गई, तो कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो 20 पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि 19700 के पास जब लास्ट एक दिखा था तो कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए थे। अब चूंकि 680 हो गया है तो कॉल के प्रीमियम हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। जनरली जो भी डेल्टा होता है, मतलब एट द मनी पे डेल्टा होगा 0.5, उसका हाफ 0.25 आप कर लीजिए, उतना वो चेंज मिनिमम करके जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि 20 पॉइंट टूटने के कारण कॉल का प्रीमियम हमारा 10 पॉइंट टूटेगा, 10 पॉइंट नहीं टूटता है, 5 से 6 पॉइंट टूटता है। सिमिलरली पुट का कहानी है कि अब वो 20 पॉइंट नीचे खुल गया, अब उसका जो डेल्टा है, मान लीजिए 9700 का ही पुट है तो उसका डेल्टा अब हो जाएगा 0.6, क्योंकि वो तो इन द मनी क्लोज हुआ है। तो अब जो 0.6 का डेल्टा है उसका पकड़ लीजिए 0.3, आप अप्रोक्सीमेटली 50% पकड़ लीजिए। तो उसका जो पुट का वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 20 पॉइंट नीचे के कारण उसको लग रहा है कि 10 पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो 10 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, वो 5 या 6 पॉइंट ही बढ़ेगा। तो पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, कॉल का प्रीमियम गिर जाएगा अगर एवरेज क्लोजिंग नीचे आती है तो। सिमिलरली अगर एवरेज क्लोजिंग ऊपर आ गई, एवरेज क्लोजिंग अगर ऊपर आ गई तो उसमें क्या होगा, आपका कॉल का प्रीमियम और बढ़ जाएगा एंड पुट का प्रीमियम और टूट जाएगा। तो ये तरह से एवरेज क्लोजिंग होता है। ये 2 कंसेप्ट हो गए हमारे। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के लिए मैं आपको उस पर ले चलता हूँ स्क्रीन पे, जिससे आपका ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा जज करना उसको। तो 1 सेकंड में स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो ये मैं एनएससी का ही वाइट पेपर जो है इसके ऊपर उसी को रीड कर रहा हूँ। इंडिया विक्स इज ए वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑप्शन प्राइस ऑफ निफ्टी। यहाँ निफ्टी 50 नहीं लिखा है, ये गौर से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निफ्टी 50 नहीं लिखा है, निफ्टी लिखा है। इंडिया विक्स इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन बिड एंड आस्क कोट ऑफ आउट ऑफ द मनी नियर एंड मिड मंथ ऑफ निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ट्रेडेड इन एफएनओ सेगमेंट, Nifty option contract which are traded in FNO segment of NSE. India VIX indicate investor perception of market volatility. The index depicts the expected market volatility over next 30 calendar days. Higher the VIX value, higher the expected volatility and vice versa. अब इसमें कैसा है कि कहानी क्या है, काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या सर सिर्फ निफ्टी का ही कैलकुलेट होता है। तो देखिए ऐसा है, निफ्टी का नाम निफ्टी 50 है जिसको आप निफ्टी कहते हैं, बाकी सब उसी तरह है, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फिन निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस रहता, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि निफ्टी जो टर्म है वो सारे इंडेक्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ निफ्टी 50 के लिए नहीं करता है। ठीक है,
पहले सिर्फ निफ्टी में ट्रेडिंग होती थी, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग 2016 में आई, इंडिया विक्स उसके पहले से है, तो इसीलिए टर्म ऐसा रखा रह गया है। बट कैलकुलेशन में क्या होता है कि सारे इंडेक्स का कैलकुलेशन आता है। तो काफी लोगों का ये कंफ्यूजन है कि साहब इंडिया विक्स लो क्यों चल रहा है। देखिए पहला चीज तो कैलकुलेशन समझिए आप। कैलकुलेशन इसका कैसा है कि मान लीजिए मार्केट 19700 पे है, तो 19650 का पुट आउट ऑफ द मनी हो गया, 19750 का कॉल आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बिड और आस्क में जो स्प्रेड गैप रहेगा, अभी इंडिया में इतना लिक्विडिटी है कि 5 पैसे से ज्यादा का गैप होता नहीं है, राइट। तो वो जो डिफरेंस है बिड और आस्क के स्प्रेड में, वो बिड और आस्क का स्प्रेड के बीच में जो गैप है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि नेक्स्ट 30 डेज में एक्सपायर होने हैं। तो पहले सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी होता था तो 8 एक्सपायरीज होती थी। अब क्या है, फिन निफ्टी भी आ गया है, मिड कैप निफ्टी भी हो गया है, तो अब ऑलमोस्ट आपके 20 एक्सपायरीज होने लग गई है एक महीने में, राइट। तो अब क्या है कि जो बिड और आस्क के स्प्रेड में जो गैप था, उसका एवरेज पहले निकलता था सिर्फ 8 एक्सपायरी से डिवाइड करके, अब वो 20 एक्सपायरी से डिवाइड हो जाता है, 16 एक्सपायरी से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो उसके कारण क्या हो गया है कि थोड़ा सा आपका वैल्यू टर्म्स में विक्स बहुत नीचे आ गया है। तो विक्स का कैलकुलेशन कैसे है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बिड और आस्क का स्प्रेड जो है, उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उस स्प्रेड को ये नंबर ऑफ एक्सपायरी जितनी है उसके ऊपर स्प्रेड करके कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ एक्सपायरीज बढ़ गई है, इसलिए विक्स का लेवल भी डाउन हो गया है। विक्स का लेवल ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, विक्स का ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करनी पड़ेगी मार्केट में, तब विक्स का लेवल ऊपर जाएगा, नहीं तो इंडिया विक्स का लेवल ऊपर नहीं जाने वाला, वो जहां है वहीं रह जाएगा। अब इंडिया विक्स से होता क्या है, देखिए ऑप्शन प्रीमियम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो उसको जिसको हम वॉलेटिलिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आज ही मार्क, और तीसरा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑप्शन के प्रीमियम 3 चीज से बनते हैं, एक वॉलेटिलिटी प्रीमियम, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, बचता क्या है, बचता है सिर्फ टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी प्रीमियम। तो जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा प्रीमियम हाई होगा। तो जब कोविड का समय था, जब इंडिया विक्स 80 तक चला गया था, तो निफ्टी के एट द मनी के प्रीमियम 350-400 होते थे। आज जो कि आपके एक्सपायरी के दिन 40 पॉइंट होता है और फ्राइडे के दिन 100 पॉइंट होता है, वो उस समय 300-350 पॉइंट हुआ करते थे। बैंक निफ्टी में हजार पॉइंट का एट द मनी का प्रीमियम हो गया था, क्योंकि वॉलेटिलिटी प्रीमियम बहुत हाई था। तो ये होता है आपका इंडिया विक्स का। अब इंडिया विक्स लो रहने से होता क्या है कि ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है, तो उसको क्या है बार बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने स्ट्रैटेजी में। और उसके कारण क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गया तब तो ठीक है, बट अगर साइडवेज नहीं हुआ तो उसको बहुत बार एसएल्स लेने पड़ते हैं। अब ये दो तरीके से काम करता है, जब हाई विक्स रहता है तो ऑप्शन बायर कमाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, बट लो विक्स में ऑप्शन बायर को प्रीमियम कम मिलता है, तो उसको कम प्राइस में वो खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, बट उसको टारगेट फिर छोटा रखना पड़ता है क्योंकि मूवमेंट अब बड़ा नहीं होगा। तो हाई विक्स में मूवमेंट बड़े होंगे, लो विक्स में मूवमेंट कम होगा। और अगर लो विक्स में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। उस प्रीमियम में फायदा क्या होगा कि आपका प्रीमियम बहुत जल्दी इन द मनी चला जाएगा, एंड इन द मनी जाने के बाद वो और फास्ट तरीके से बढ़ता है। तो उसमें क्या गामा के स्पाइक वगैरह बहुत आते हैं। तो ऑफ लेट आपने सुना होगा कि एक्सपायरी में ऑप्शन सेलर्स रो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो प्रीमियम कम है, ऊपर से स्पाइक इतना ज़्यादा है, आप ट्रेड कैसे करोगे, तो आप फंसोगे। तो वही प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया इंडिया विक्स का। तो होपफुली आपको ये तीनों चारों कंसेप्ट थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।